अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 71 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया जी। कल हमने फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को किया था। ज़रा क्विक राउंड अप करें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या था? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किसे कहते हैं? जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें तो ये हमारा एसेट है। अब जिस दिन खरीदे उस दिन इनिशियल मेजरमेंट इसकी किस पे होगी? डिपेंड करता है हमारे बिजनेस मॉडल पे। हमने शेयर्स परचेज़ किए तो सवाल पूछेगा स्टैंडर्ड, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं, स्पेकुलेशन के लिए हैं, ट्रेडिंग के लिए हैं? अगर इसका आंसर येस है तो ये FVTPL मॉडल में रहेगा। FVTPL मॉडल क्या कहता है? आप इनिशियल मेजरमेंट किस पे करें? परचेज प्राइस पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करें और ईयर एंड के ऊपर इसको उठा के ले जाएं फेयर वैल्यू पे, गेन लॉस ले जाएं PNL में। और अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया हुआ बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो फिर क्या आप उस इनिशियल रिकग्निशन के दिन आपसे सवाल पूछता है कि क्या आप इसको इररिवोकेबली डेजिग्नेट करते हैं थ्रू FVTOCI? अगर आंसर नो है तो आप फिर स्टिल कहाँ चले जाएंगे? FVTPL में। और अगर आपने इररिवोकेबल इलेक्शन कर लिया तो फिर आप FVTOCI में आ जाएंगे। अब FVTOCI क्या कहता था कि आपने इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो गई? कैपिटलाइज। और ईयर एंड का गेन लॉस कहाँ जाएगा? OCI के अंदर। और डिविडेंड इनकम जो होती है, डिविडेंड जो रिसीव होता है, बस उसको आपने PNL के अंदर ही रिकॉर्ड करना होता है, चाहे FVTPL हो चाहे FVTOCI हो। ठीक है, ये सारी बातें आपकी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ये हमने पढ़ा था ये, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमने यहाँ से रिवाइज की। और साथ ही आज ये बात भी पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को कभी भी हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रख सकते। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये तो कैश फ्लो टेस्ट ही नहीं पास करती। इक्विटी जो है उस कैश फ्लो टेस्ट क्या था? स्पेसिफाइड डेट्स, स्पेसिफाइड अमाउंट्स। तो वो टेस्ट ये शेयर्स पास नहीं करते, इसलिए इनको अमोर्टाइज कॉस्ट पे हम नहीं रख सकते। ठीक है, थोड़ा सा इधर होकर बैठो। बच्चे बच्चे काम में नजर रख, कैमरे की तरफ। अच्छा जी, अगली बात, एग्ज़ाम टिप्स आपको पढ़ा दी थी, आपने पढ़ भी ली होंगी। हम ये कर रहे थे इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसके अंदर भी मेरा दिल है पहले हम वो कल वाला सवाल मैं तस्वीर में लेकर आया हूँ, वो आपको दिखाऊं। ये रहा। अब इधर ही देखना, रिवाइज करते हैं ज़रा। अगर हमने किसी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट डिबेंचर किसे कहते हैं? अगर हमने डिबेंचर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? अगेन डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल पे, लेकिन डिबेंचर के लिए पहला टेस्ट पास होना भी ज़रूरी है। और वो पहला टेस्ट कौन सा है? कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट, जो ये कहता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट पर स्पेसिफाइड डेट्स और स्पेसिफाइड अमाउंट्स ने रिसीव होना है, लेकिन सिर्फ सोलली यही दो चीज़ें हों, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। सोलली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, स्पेसिफाइड डेट्स और स्पेसिफाइड अमाउंट्स पे। कोई और चीज़ ऐड हो गई तो कैश फ्लो टेस्ट पास। अब कैश फ्लो टेस्ट पास हो गया तो ये बन गया हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट। अब अगली बात है, अगर कैश फ्लो टेस्ट पास नहीं होगा तो फिर FVTPL मॉडल है। अगर कैश फ्लो टेस्ट पास हो गया तो फिर अगला था बिजनेस की नीयत क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो इंटेंशन है होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी। तो फिर टिल मैच्योरिटी होल्ड करने का मकसद ही क्या है? वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कमाना जो पीरियोडिकली इंटरेस्ट की शक्ल में आएंगे और रिडेम्पशन के वक्त प्रिंसिपल की वापसी की शक्ल में आएंगे। होल्ड करना टिल मैच्योरिटी किस लिए? टू अर्न दीज टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। ठीक है, अगर आपने होल्ड टिल मैच्योरिटी करना है तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा था? इसको किस पे रखो? अमोर्टाइज कॉस्ट। मॉडल कौन सा है जी? अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या था? इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है जी? कैपिटलाइज। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम को बुक करेंगे हम। इंटरेस्ट इनकम जो PNL में जाती है उसको बुक करेंगे इफेक्टिव रेट पे। और बैलेंस शीट डेट पर आपका जो डिबेंचर है वो नज़र आएगा बैलेंस प्लस इंटरेस्ट इनकम स्पेसिफिक रेट वाली लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड कूपन रेट वाला।
तो ये आपकी क्या कहलाती है जी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, और आपने इस अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के ऊपर अपने इस डिबेंचर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। बैलेंस शीट भी बनाई थी हमने, पीएनएल भी बनाया था। पीएनएल में सिर्फ क्या नज़र आता है जी, इंटरेस्ट इनकम। तस्वीर को अच्छी नहीं आई वैसे, लेकिन गुजारा हो रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर आपका डिबेंचर नज़र आ रहा है एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट किसे कहते हैं जी, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट वाली लेस। अच्छा, अब ये तो हो गया अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइजिंग की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी। दूसरा मॉडल क्या था, हमने कहा जी कैश फ्लो टेस्ट पास हो गया, बिजनेस की इंटेंशन क्या है, उन्होंने कहा जी होल्ड करने की इंटेंशन है, लेकिन मे सेल अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। तो फिर हमने कहा कि भाई इस बंदे ने तो फेयर वैल्यू पर भी नज़र रखनी है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे तुम फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला मॉडल लगाओ। वो क्या था, उसमें सेम सारा काम मैंने आपको कहा था कि आपका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जो पहले बनाया था ना आपने, अमोर्टाइजेशन की वर्किंग जो है, ये जो आपने अमोर्टाइज कॉस्ट की है, ये वर्किंग एज इट इज़ होनी पहले, ठीक है। और सारा काम बिल्कुल इस इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम बुक होगी इफेक्टिव रेट पे, पीएनएल में ये जाएगी। और बैलेंस शीट के अंदर आपका डिबेंचर अमोर्टाइज कॉस्ट पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या सिलेक्ट कर लिया है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, इसको उठाकर ले जाओ इसकी फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू गेन या लॉस एज ऑन वाला नहीं, फॉर द ईयर वाला, इससे एंट्री पास करें। और ये फेयर वैल्यू लेके कहाँ जानी है आपने, OCI, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया था। एक सवाल और करूँगा ताकि ये पक्का हो, फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, तीसरा कौन सा केस था जी, इंटेंशन बिजनेस की क्या है, बस ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदा है, तो फिर आपने इसको रिकॉर्ड करना है परचेज प्राइस पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है जी, एक्सपेंस आउट करना है। और ईयर एंड पर जो गेन लॉस आए उसे कहाँ ले जाना है जी, पीएनएल में, ठीक है। फेयर वैल्यू गेन लॉस जो आए वो कहाँ लेके जाएंगे, पीएनएल में। और अगर कोई डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बस वो फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट वाला इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटेंशन है ही नहीं होल्ड करके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कमाना। इसलिए स्टैंडर्ड ने आपको इस बहस में नहीं डाला कि इफेक्टिवली आपने क्या कमाया, बस कूपन रेट वाला आ गया, ठीक है। आपका मकसद तो इंटरेस्ट कमाना था ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इफेक्टिव रेट वाली अमोर्टाइजेशन वाली कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। वरना इफेक्टिव रेट है क्या, आपने दरअसल क्या कमाया। तो अगर 12% उसके ऊपर रेट लिखा हुआ है और आपको खरीदते हुए महंगा और वापस करते हुए या बेचते हुए सस्ती चीज़ बेचनी पड़ी, तो आपको तो नुकसान हो गया, आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की और नुकसान हो गया। तो इफेक्टिवली क्या कमाया, स्टैंडर्ड कहता है। अच्छा, ये ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने कहा था अगर आपको खरीदते हुए चीज़ सस्ती मिली हो और वापस करते हुए बेचते हुए महंगी बेचें, तो आपको दोनों जगह फ़ायदा हो जाएगा। तो कूपन रेट 12% है तो हो सकता है इफेक्टिव रेट 14, 15, 16% भी आ जाए, ये भी मुमकिन है, ठीक है। ये बात समझ आई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला मामला था कि आपने फेयर वैल्यू गेन एज ऑन के साथ कंपेयर करना है। जब बैलेंस एज ऑन को, तो आपका गेन भी या लॉस भी क्या आएगा, एज ऑन, लेकिन आपने एंट्री किससे करनी है, गेन लॉस फॉर द ईयर्स। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस ये कराई थी कि आपका एज ऑन गेन कितना आया है, 553। तो आपने देखना है कि ये पहले कितना था, तो 0 से 553 पे आया तो गेन बढ़ा है, और 553 से 120 पे चला गया, एज ऑन गेन ही है, लेकिन ये क्या है, गेन की कमी। तो हमने इसको क्या कहा था, फॉर द ईयर लॉस। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ना कर लें ज़रा, ये नहीं आपका इस तरह से मामला चल रहा होता है जी, डेट लेते हैं आप, फिर इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट रेट लेते हैं, फिर कूपन रेट वाला इंटरेस्ट रेट माइनस होता है, और फिर आपका बैलेंस आ जाता है एज ऑन। बैलेंस एज ऑन, अब यहाँ से आगे की कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, ज़रा उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम बैलेंस एज ऑन को कंपेयर किससे करते हैं जी, फेयर वैल्यू एज ऑन से। तो हमारे पास गेन या लॉस आता है, वो गेन या लॉस भी जो है वो क्या होता है, फिर जब एज ऑन कंपेयर करेंगे फिगर्स, तो आंसर भी क्या आएगा, ऑन एज ऑन, ठीक है जी। अब हमने पहुँचना किस पे होता है,
गेन लॉस फॉर द ईयर पे एंट्री करने के लिए, गेन या लॉस फॉर द ईयर। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये मिसाल के तौर पे हमारी हमारा बैलेंस आ रहा था 50 और फेयर वैल्यू थी 70, तो एज ऑन गेन क्या आ गया 20, एज ऑन गेन क्या आ गया। चलो और आगे बढ़ते जाते हैं। फिर मसलन बैलेंस मेरा 40 हो गया और फेयर वैल्यू एज ऑन कितनी आ गई 43, तो यहाँ पे गेन कितना है, हम लॉस भी लेके आते हैं। 38 पे आ गया मेरा बैलेंस और फेयर वैल्यू जो है वो 30 है, तो 8 का क्या हो गया जी, पर ये क्या चल रहा है जी एज ऑन। यानी कि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। बैलेंस हमारा 24 हो गया और यहाँ पर फिर लॉस ले लें 12, तो कितना आ गया लॉस, 12 का ही लॉस, तो सही है। अच्छा, लॉस के बाद भी तो गेन आ सकता है, तो मसलन 14 रुपये पे हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट का बैलेंस पड़ा था और फिर वैल्यू बढ़ के 19 हो गई, तो अब क्या आ गया जी एज ऑन 5 का गेन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गेन लॉस फॉर द ईयर, ग्रीन सिग्नल हमने देना है इसको। ठीक है जी, गेन लॉस फॉर द ईयर जो निकलेगा एंट्री तो हमने इससे करनी है। ठीक है, अब हमने कहा था जी ओपनिंग से काम शुरू करना है ना, यानी पहले क्या पड़ा था भाई, पहले तो ज़ीरो ही था फेयर वैल्यू और परचेज प्राइस, फेयर वैल्यू होती है, हम जो खरीदने जाते हैं तो वही होती है, उसकी परचेज प्राइस भी होती है। ठीक है, तो फिर ज़ीरो से सफ़र किया 20 का, तो गेन कितना आया। अब इसकी एंट्री होगी, बोलें गेन है, गेन इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज OCI में क्रेडिट, गेन आ गया। ठीक है, सही है, और बोलो। अच्छा 20 से ही एंट्री होगी। अच्छा, अब 20 से गेन कम होके 3 हो गया, तो इसका मतलब 17 का लॉस आ गया। वेरी गुड। अब ये 17 का जो लॉस है इसकी एंट्री क्या होगी, अगेन OCI डेबिट होगा, फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज है, लेकिन ये लॉस है, नेगेटिव चेंज है। ठीक है, कितना 17, और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्या हो गई कम। अच्छा, फिर 3 के गेन से हम 8 के लॉस पे पहुंच गए, गेन और कम हुआ, पहले गेन हुआ 0 और फिर -8 बन गया, तो लॉस कितना आया 8 और 3 11 का लॉस। समझ आ रही है बात। तो फिर अब इसकी एंट्री क्या होगी, अगेन OCI में फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज शो करेंगे जो अगेन नेगेटिव होगा, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 11 से। एंट्रीज हमने किससे करनी है, फॉर द ईयर गेन लॉस से। समझ आ रही है बात, अब बोलो। ये जहन में कल क्वेश्चन थे ना, मैंने कहा कल नहीं ना छेड़ते इसको, कल एक बार सवाल तो कर लें। उसके बाद हमारा 12 का लॉस, 8 का लॉस था, बढ़ के 12 का लॉस हो गया। अब लॉस बढ़ा है जी, कितना 4 का मज़ीद लॉस आ गया। ठीक है, 4 का मज़ीद लॉस आ गया। अब ये जो 4 का लॉस आया, अगेन इसकी एंट्री क्या होगी, OCI डेबिट, तो डेबिट ही हो ही जा रहा है, डेबिट ही हो ही जा रहा है। पहले गेन कम होते होते अब लॉस बढ़ने लग गया, लॉस का बढ़ना भी लॉस ही है। ठीक है, लॉस बढ़ रहा है, तो डेबिट 4 से, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब अगली पॉसिबिलिटी जहन में क्या आती है, अगर इसके बाद गेन आ जाए तो उसके लिए आपको मैंने ये अगला जो है वो सिनेरियो बना दिया कि अगर आप 12 के माइनस से 5 के प्लस पे आए, तो पहले 12 का माइनस ख़त्म हुआ, फिर 5 के प्लस में गए, तो मतलब 17 रुपये का क्या आ गया गेन। अब गेन एज ऑन तो नज़र आ रहा है 5, लेकिन आपने क्या निकाला 17। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, OCI में फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज, अब पॉजिटिव आ गया, क्रेडिट कितने से 17। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्कशन ज़रा हो जाए तो बेहतर होती है।
ठीक है। अब पॉसिबिलिटी कोई एक हो सकती है आपके सवाल में आ जाए, इससे बाहर तो नहीं होगा, ठीक है। गेन पड़ा है, लॉस आ गया, लॉस पड़ा है, गेन आ गया, ये सारी सिचुएशन मैंने कोशिश की है इसमें कवर हो जाए होपफुली। अब मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा कल लग रहा था ना जी, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। क्लास तो वैसे मेरी अद्दी भी नहीं है, उनकी कही आ जाए, जल्दी कर लें यार। अब एक और सवाल इसका करते हैं, फिर इसकी जाके सारी कहानी पढ़ेंगे जो कहानी हमने वो समरी में देखी है। और समरी हर चैप्टर के अंदर आपको समरीज मौजूद है, मिलती हैं। जब टॉपिक वो चीज़ पूरी कर लेते हैं तो उसके अंदर जो कुछ पॉसिबल होता है समरी में पड़ा होता है, अच्छी रिवीजन हो जाती है वहाँ से अगर आप करते हो। चल ले, बस कर ले भाई, हो गया। अच्छा जी, अब अगला सवाल मैं करवा भी देता हूँ, होमवर्क में भी दिया था, ठीक है। इसकी एंट्रीज नहीं करेंगे ना, वो ज़बानी कर लेंगे, लेकिन ज़रा मेरा दिल है थोड़ा सा और पक्का हो जाए ताकि फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरफ हम मूव कर सकें टाइम को देखते हुए। एक सवाल करा दूंगा फाइनेंशियल लायबिलिटी का आज, कल फिर आगे बढ़ जाएंगे उसके अंदर भी मज़ीद प्रैक्टिस। कालाम लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड इन, लेकिन उससे पहले ज़रा होमवर्क की थोड़ी बात हो जाए। मैंने आपको कौन कौन सवाल होमवर्क में दिए थे? 5 दे दिया था, कोई मसला? ऐसे ही स्पेशल लिखा हुआ था, है ना, स्पेशल कुछ निकला ही नहीं इसमें से, आप खुद ही स्पेशल बने। 6 हो गया था। कितने बच्चों ने किया है? पढ़ने वाले बच्चे आज आए हैं माशाल्लाह हैं। आप फिर कैसे आ गए, क्यों नहीं किया? क्या करते रहे? आइस 12 प्लीज़, कुछ भी नहीं है, यशी की है, गुड, कभी कभी होनी चाहिए है। चलो फिर अब कमी निकालनी पड़ेगी। 7वां सवाल, कोई मसला? ये शेयर्स वाले चल रहे थे, ठीक है, शेयर्स वाले भूल ना जाएं, इसलिए चलता रहे काम। आज छुट्टी के दिन का होमवर्क नंबर 1 है, क्वेश्चन 8। मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। आप बस इसको करते जाएं और फिर सवाल में मसला ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करूँगा। मैं नहीं पढ़ रहा, जो भी है पर्चे में आ गया आपके सवाल। होमवर्क 2 और होमवर्क 3, 3 सवाल इसके कर लिए हमने ताकि ये हमसे भूले ना जी। 8, 9, 10, ठीक है। 14 ओके है, 15 ओके, बोलो। 16 तो मैंने खुद कराया था, 17 बीच में ही कहीं छुप गया, छोड़ो उसको। 18 में दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, इससे आगे के कुछ सवाल जो हैं वो होमवर्क में ले लें। नहीं ये नहीं लें अभी, ये मैंने बल्कि कर लें, आसान है। अब डेट वाले भी 2-3 हो जाएं, अच्छा है। छोटे छोटे सवाल हैं, 5-7 मिनट का एक सवाल है, क्विकली करना है। ये तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का नहीं तो 40 मिनट्स का होमवर्क बन जाएगा। वैसे आधे घंटे में हो जाने हैं ये 3 सवाल उधर के, 3 सवाल इधर के, ये भूले ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रा ये रिपीट टेलीकास्ट चलती रहे, करना क्विकली है। हर सवाल के लिए आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट आपने अपना टारगेट रखना है, 5 मिनट में कर लें बस, इतना सा काम। तो ये आधे घंटे में कोशिश करनी है आपने। 25-12 होमवर्क नंबर 4, फिर 20 है, 25-12 होमवर्क नंबर 5। और पता नहीं इतना लंबा सवाल है, पता नहीं क्या बनेगा, फिर 21 भी देने लगा है ये, बस आखिरी 6 सवाल हो गए। ये आपकी रिवीजन है जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। वैसे तो मैंने 23वां कराना है, तो अगर आप एक हिम्मत करके 22 कर लें तो ये सारा साइड पे लग जाएगा। चलें, जज़ाकल्लाह। 25-12 आप कितने अच्छे बच्चे हैं, फ़ौरन मान जाते हैं। होमवर्क नंबर 7, चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। फिर मैं 23वां भी आपको कराता हूँ, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी का पहला सवाल है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या बना, शक्लें ना बनाएं। वो क्यों दे दूँ, वो मैंने कराना है ना, पहले किया नहीं ना वो आपने, हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के कौन से सवाल हैं जी? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 15 मिनट का ये होमवर्क है। फिर
इन्वेस्टमेंट डिवेंचर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं? 9, 19, 20, ये मैंने लिख जो दिया 22, तो ये 21 और 22 में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको, मुझे पता है। आपको होमवर्क कहीं मिलकर पहुंच गया 40 से 45 मिनट्स पे, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपको आज कंसोलिडेशन का होमवर्क नया नहीं दूंगा, जो दिया हुआ है उसी पे रहूँगा। फाइनल और IAS 12 का भी देख लेते हैं, कोई सवाल अगर नया नहीं सामने आया तो वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो 15 हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह, 7 डिस्कस करना है हमने, डिस्कशन करेंगे, होमवर्क बस इसी का कर लें, ठीक है। बाकी फिर कल कंसोलिडेशन का सवाल कर लेंगे। वैसे अगर आप कर लें कोई तो हर्ज नहीं है, लेकिन चलो अच्छा चलें आ जाए ज़रा 18 पे, थोड़ा सा इसको पक्का करके आगे चलते हैं, क्योंकि ये अमोर्टाइज कॉस्ट के मैंने कहा था उलट है। अमोर्टाइज कॉस्ट में FET OCI लाइबिलिटी के अंदर है ही नहीं, लाइबिलिटी के अंदर FET OCI है ही नहीं, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पहले करना है ना, वो और पक्का हो जाएगा। और फिर हम अपना कल वाला इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स FET OCI जो सबसे मुश्किल लगा, अमोर्टाइज कॉस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुकी, और FETPL है ही बहुत आसान, शेयर्स जैसा। तो बीच वाला जो था वो नया था, उसका एक ही सवाल हुआ है, तो उसका एक सवाल और कर ले, ठीक है, ज़रा तसल्ली हो जाएगी। बाकी आपके पास मौजूद ही हैं सवाल, तो 18 पे आ जाए, ज़रा जल्दी से इसको कर ले। Kalam Limited has invested in debt instruments on Yakam January year 1, details of which are as follows, face value given है, ठीक है। तो वो जो हम वर्किंग वन करते हैं, फेस वैल्यू आ गई। प्रीमियम पेड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो उसने रुपीज़ के अंदर ही प्रीमियम दे दिया। तो परचेज प्राइस क्या है जी? पहले फेस वैल्यू क्या है जी? सवाल में गिवन, सीधी कितनी? 10,000। फिर जनाब परचेज प्राइस, दूसरी चीज़ देखते हैं हम, परचेज प्राइस तो ये कितनी है जी? तो कहा जी 10,000 प्लस कितना प्रीमियम पे किया जी? 1, 2। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के आप लोग कैसे घबरा जाते हैं? आप ऐसे हैं तो नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने का, अब MCQs होमवर्क में है जी, 30 MCQs होंगे, क्योंकि सर 30 सवाल दे दिए आपने, ऐसा कहते हैं आप। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं आप। ये अगले होमवर्क के लिए तैयार कर ले लगता है ना जी। टोटल ठीक है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है जी 325। कूपन रेट कितना है जी? अब ये होना नहीं है इफेक्टिव, अब नहीं निकालेंगे, ठीक है, दिया होता है सवाल में, इससे कम ही होगा। टर्म है 4 साल और इफेक्टिव रेट क्या है जी? 10.95। कलाम हैज़ पॉलिसी ऑफ क्लासिफाइंग इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स एट FET OCI, ठीक है। अब उसने रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दी, अब क्या करें, सवाल कैसे करेंगे जी? रिडेम्पशन वैल्यू जी ज़रूरत है उसकी? हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने आखिरी साल तक जाना ही नहीं है। 4 साल का ये डिवेंचर है और उसने 2 साल की एंट्रीज मांगी हैं, बल्कि 3 साल की मांग ली है। चलें, एंट्रीज तो मैंने करनी नहीं है, मैं वर्किंग करूँगा, ताकि वर्किंग करके ज़रा रिवाइज कर लें चीज़ों को, एंट्रीज वहीं से देख लेंगे, ज़बानी एक्सट्रैक्ट्स बना दूँ। अच्छा जी, अब परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशियल मेजरमेंट होगी, क्योंकि FET OCI मॉडल के अंदर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 करना है, ज़रा क्विकली पेज नंबर बता दें। वर्किंग वन है जी, डेट, फिर इंटरेस्ट इनकम एट इफेक्टिव रेट ऑफ 10.95% ऑन बैलेंस। फिर इंटरेस्ट रिसीव होना है, और वो है कूपन रेट पर, और लगता है वो फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू सवाल में गिवन कितनी है? 10,000, और कूपन रेट सवाल में गिवन कितना है? 16%। तो ये ऐसे ही लिख लिया करें, गलती का चांस नहीं रहता। और फिर बैलेंस है एज ऑन। तो FET OCI मॉडल भी हो तो पहले क्या करना है जी? अमोर्टाइजेशन वाली कैलकुलेशन करनी है। डेट किस दिन? ये 1 जनवरी ईयर 1 पे। अब इसकी इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है जी?
परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2, हाँ इधर 2 लिखो जी। तो इनिशियल मेजरमेंट परचेज प्राइस पे है। अब परचेज प्राइस वो नहीं है मेरे पास, परचेज प्राइस तो 10,000 ही, वो तो फेस वैल्यू थी, तो फिर वर्किंग नंबर 3 करनी पड़ी। ये मैं इसलिए कहता हूँ स्टार्ट में कर लिया करें, ये 3 चीज़ें निकाल लिया करें, बाद ज़रूरत पड़ने पे भी हम निकाल ही रहे हैं। ओके, परचेज प्राइस जी 10,000 प्लस कितना प्रीमियम पे किया जी, 1,2, तो आपकी परचेज प्राइस क्या बन गई, तो इनिशियल मेजरमेंट आपने करनी है 11,245 प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है 325, तो आंसर इज 11,157 पर आपने इनिशियल मेजरमेंट कर ली। ठीक है जी, इनिशियल मेजरमेंट होगी परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एफईटी ओसीआई हो चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट, यहाँ तक तो अमोर्टाइज कॉस्ट ही चल रहा है। ठीक है, अब 31 दिसंबर ईयर एंड है, 31 दिसंबर ईयर 1 पे इस 11,570 के ऊपर लगाएं इफेक्टिव रेट 10.95, आंसर क्या आता है 1267 की एंट्री। पहले एंट्रीज भी साथ साथ करते चलें, वहाँ पे की हुई है सोल्यूशन में। तो पहली एंट्री क्या हुई, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, इनिशियल मेजरमेंट की। फिर इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराएं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट, इफेक्टिव रेट वाली। ठीक है, फिर 1600 ये आपका रिसीव होना इंटरेस्ट कूपन रेट वाला। ठीक है, इसकी एंट्री अब इसी कैश को रिसीव करके इसी इन्वेस्टमेंट को कम कर लें, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर क्रेडिट, क्लोजिंग। फिर दूसरे साल के एंड पे जी 1,2 और 1,600 और क्लोजिंग बैलेंस 867। फिर जी 31 दिसंबर ईयर 3 पर 90, 1600 10457। तीन साल की ही एंट्रीज मांगी हुई हैं। अच्छा, अब आगे पढ़ने हैं 3 कॉलम्स, तीसरे कॉलम से एंट्रीज होनी है। तो चलो एंट्रीज भी कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, जल्दी से एंट्रीज करा दो। 1 जनवरी ईयर 1 पर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट 11,570। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री कर लें, नहीं वो इसमें शामिल हो चुकी, कैपिटलाइज हो चुकी। ठीक है, तो 31 दिसंबर ईयर 1 पर अब इंटरेस्ट की एंट्री करनी है और उस इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट वाले इंटरेस्ट को जो पीएनएल में रिकॉर्ड करना है उससे ग्रो करा दें अपनी इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट ने ग्रोथ शो की, इन्वेस्टमेंट इन, इसी ने ही कमाया ना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट 1267 से। पर्चे में सवाल करने का तरीका, पहले 3 लाइनें कॉलम छोड़कर हम एंट्रीज करते जाएंगे और बस एक एंट्री की जगह हर साल में एंड पे छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, 31 दिसंबर ईयर 1 पर कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्रेडिट 1600 से, और फिर आपकी ईयर एंड पर फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट आनी है तो उसकी एंट्री की जगह हमने छोड़ दी। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट होता तो बस कहानी खत्म थी, लेकिन यहाँ पे ठीक है। अगले साल में आए तो पहली एंट्री हमने कोई नहीं करनी, फिर
इंटरेस्ट इनकम की एंट्री क्या होगी? ये याद जितना ज़्यादा याद हो रहा है उतना फाइनेंशियल लाइबिलिटी का अमोर्टाइज कॉस्ट भी याद हो रहा है। वो इसके उलट है, वो बिल्कुल उल्टा आसान है। बचपन से जो आप एंट्री करते आए, कैश डेबिट लोन पेएबल जैसे क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, वो आसान, वो ज़्यादा आसान है। ये मुश्किल है इसलिए पहले ये कराया, ठीक है। वैसे भी तरतीब में शेयर्स चल रहे होते हैं जी। 31 दिसंबर ईयर 2 जी। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 1230 से और 31 दिसंबर ईयर 2 पर कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट 1600 से। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 3। अच्छा, आप होमवर्क तो और नहीं लेंगे ना? अब मैं सोच रहा हूँ 2 को पास पेपर में इसने डिस्कस होना है, इसने नहीं, तो वो मैं खुद ही करा देता हूँ, फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी कल करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी में वैसे मेरा प्लान ये था कि अमोर्टाइज कॉस्ट आज कराऊंगा, उसमें 2 मॉडल्स हैं, और FVTPL कल, लेकिन वो अब मेरे ख्याल में कल दोनों इकट्ठे करेंगे। तो अमोर्टाइज कॉस्ट तो और पक्का हो गया, इसी को उलट करना है। तो आज फिर जो पास पेपर कल डिस्कस करने थे, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स के सिर्फ जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़े बगैर जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। फिर कल फाइनेंशियल लायबिलिटी फाइनल हो जाएगी तो सारे ही पास पेपर हमारे फिर हम करने जोगे हो जाएंगे। काफ़ी सारे पास पेपर्स हैं इसके, अगर आप देखें तो थोड़े नहीं है, ईजी नहीं लेना। कितने हैं वैसे? 7-8 होंगे कम से कम। जी कितने? आज के दिन में पहुंच जाएंगे हम। मैं खुद ही देख लूँगा, रहने दें, आप आ जाएं इधर एंट्री करके। 11 माशाल्लाह, बढ़ गए हैं, बरकत पड़ गई है, नए नए पढ़े होंगे ना इस दफ़ा, हैं जी। जी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अच्छा है, ज़रा ये और पक्का हो जाए जी। कितने से? 11 और पास पेपर की डिस्कशन भी हो जाए ना। पास पेपर में कैसे टेस्ट करता है? ऐसी एंट्रीज तो नॉर्मली वो नहीं मांग रहा, क्या करता है देखते हैं। एंट्रीज मांग ले, करेक्टिंग एंट्रीज करा लेता है गलती करा के। बोला बताओ यार, तो भी जितना ये काम मजबूत होगा, आपको पता होगा होना ये है, फिर उसने तो कोई ना कोई चवल मारी होनी है, तो उसको बंदा फिर सही कर लेता है, ठीक है। तो कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स क्रेडिट 1600 से, ठीक है जी। अब ये तो नंबर आ गए, मुफ्त के नंबर थे। अब चलते हैं आगे। हमें चाहिए फेयर वैल्यू गेन लॉस फॉर द ईयर, लेकिन अभी तो फेयर वैल्यू हमें मिलेगी एज ऑन, सवाल में गिवन होगी फेयर वैल्यू एज ऑन ईयर एंड। ईयर 1 की 11,500, 2 के एंड पे लिखा होना चाहिए था एज फेयर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ईयर वाइज, तो बेसिकली ईयर एंड भी लिखना चाहिए था साथ। खैर चलें, बता रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 11,500, 11,200 और 11,200 और 700। अब गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है, लेकिन होगा ये एज ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई सेम ही होता है। यहाँ पे कितना गेन है? गेन ही है ना, गेन है। अच्छा जी, कितना का गेन? एक मिनट, गेन की जगह पे हम तो ऐसे लिखते हैं ना, 263 का गेन, फिर 333 का गेन, फिर 243 का गेन, तीनों दफ़ा गेन आ गया। चलो, तो आसान हो गया काम। चलो अच्छा, वो प्रैक्टिस कर ली हम। अब मुझे गेन लॉस एज ऑन चाहिए, जिसकी एंट्री मैंने पास करनी है। तो गेन या लॉस फॉर द ईयर, सॉरी, चाहिए, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, वो निकाल लेते हैं। तो भाई 0 से 263 पे आए तो 263 का गेन है, बढ़ गया 70 का गेन, मज़ीद बढ़ गया
ओह बढ़ा नहीं है, लॉस है। कितना? चलो पक्का हुआ थोड़ा सा ये काम, थोड़ा टेक्निकल है ना। और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में नहीं है, ये मॉडल फाइनेंशियल लायबिलिटी में है ही नहीं। फाइनेंशियल लायबिलिटी में दो मॉडल हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट जिसको इसी को उलट करना है, और FVTPL थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। तो वो फिर कल उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लेंगे, ओके ठीक है। चल अच्छा जी, अब जनरल एंट्री करनी है जी। 31 दिसंबर 2000 ईयर 1 के एंड पर, तो गेन की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट और OCI में फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज क्रेडिट, मतलब क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, OCI PNL सारे का सारा क्रेडिट नेचर का ही है ना, पॉजिटिव चीज़ उसमें क्रेडिट जी। 263। मैं तो कहता हूँ एंट्रीज एक दफ़ा कर लेंगे, फिर बैलेंस एक ही दफ़ा निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। ईयर 2 के एंड पे क्या एंट्री होगी जी? अगेन गेन है, तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट और OCI में फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज क्रेडिट 70 से। और तीसरे साल के एंड पर जी OCI फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज तो है लेकिन डेबिट है, चलो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट 90 से। अब एक ही दफ़ा बैलेंस निकाल लें, बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर फॉर द ईयर एंडेड कितना आया? क्रेडिट 263, और क्लोजिंग क्या आ गया जी? क्रेडिट 263। अगले साल की बात करें तो ओपनिंग में कितना गेन पड़ा है? क्रेडिट 260, मज़ीद बढ़ गया, ठीक है। कल वाले सवाल में 2 साल थे ना, तो एक में बढ़ा था एक में कम हो गया, तो ये ज़रा डिफरेंट थोड़ा सा जी। फॉर द ईयर एंडेड क्रेडिट 70, डेबिट की बजाय क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट हो गया क्लोजिंग में 333। बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? क्रेडिट 333, और फॉर द ईयर डेबिट पड़ गया इसको 90 का, तो क्रेडिट 243 बचा हुआ होगा। तो ये भाई अपनी किस्म का एक ही है, बस डिवेंचर्स में ये आना है। FVTOCI शेयर्स में आए तो लेजर से निकल आता है, FVTOCI डिवेंचर में आए तो ये काम इस तरह से करना है। FVTOCI लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आएगा ही नहीं, ठीक है, सही है। अच्छा अब एक्सट्रैक्ट्स तो उन्होंने नहीं मांगे, बना ही देते हैं, PNL का भी और बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट बना देते हैं। PNL 3 साल का बना लेते हैं यहाँ पे, बल्कि पूरी बात लिखें तो SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिसमें प्रॉफिट और लॉस भी आएगा और OCI भी आएगा। PNL तो कुछ नहीं जाना ना, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। तो कौन कौन से साल्स हैं? ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, ईयर 2 और ईयर 1। तो PNL के अंदर आता है जी इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट वाला, ठीक है, वो इफेक्टिव रेट वाला ये कॉलम, ठीक है। तो 1190, 3 का, 2 का, और अच्छा एक्सपेंस लिखा हो, इनकम लिखी हो तो पॉजिटिव, एक्सपेंस लिखा हो तो नेगेटिव होता ही है, लिखने की साइन डालने की ज़रूरत कोई नहीं होती, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम आ गई। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास OCI में फॉर द ईयर, यानी एंट्री देखे बगैर यहाँ से भी हम देख सकते हैं। फॉर द ईयर गेन है, तो चेंज इन, तो फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज, इधर देखो पहले साल कितना चेंज है?
263 पॉजिटिव है, क्रेडिट हो रहा है। दूसरे साल 70, तीसरे साल 90 नेगेटिव। लेकिन इतना नेगेटिव नहीं हुआ कि जाके उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, जैसे एक बार शेयर्स में हुआ था। होता है, सही है, जब फेयर वैल्यू थ्रू OCI में है, PNL की तरफ नहीं जाने देता फिर ये वाला स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट की अगर बात करें तो ईयर 3, ईयर 2 और ईयर 1 जी। तो एसिड्स, अब मैंने इसको तोड़ना सिखाया नहीं ना, इसको तोड़ने के लिए भी ऐसे ही लाइन लगाएंगे। वर्किंग के नीचे क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, लेकिन डिफरेंट तरीका है थोड़ा सा, हम देखेंगे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो एक डिफरेंट सा काम है, मैंने इसलिए उसको एंड पे रखा हुआ है। करेंगे करेंगे करके चल रहे हैं, ये पक्का हो जाएगा तो फिर एक छोटी सी कैलकुलेशन है, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, आराम से ले लेंगे। ठीक है। एसिड्स में क्या नज़र आएगा जी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, और नज़र किस पे आएगी अपनी, ये एज ऑन वाली फेयर वैल्यूज़ हैं। 11,500, 12,000, अच्छा उलट चल पड़ो, सॉरी, 10,700, 11,000, ये तो दरमियान में रहना ना, जो मर्जी कर लो। और ईयर 1 का था 11,000। ठीक है। उसके बाद इक्विटी के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व ने आना है, और फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस ये हमने निकाल रखा है। ठीक है। 263 ईयर 1 के एंड पे, बढ़ के 333 हो गया ईयर 2 के एंड पे, कम हो के 243 रह गया ईयर 3। तो होमवर्क स्टिल ये वाला फिर मैं ऑन रखता हूँ, और मैं 23वां सवाल इंशाल्लाह आपको कराऊंगा कल। ठीक है। ज़रा पास पेपर्स पे आएँ, देख लेते हैं ज़रा पास पेपर्स में क्या है, कुछ मोटी मोटी और बातें भी पढ़ लेते हैं। बल्कि पहले चलें अपने चैप्टर के एंड में, वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की थोड़ी सी डिस्कशन है, IFRS 9 की अपनी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेसिकली होती क्या है, होती तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही, यानी हमने ये इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में या डिबेंचर्स में, तो उसकी वजह से हमें कॉस्ट पड़ी। जैसे कमीशन लिया, कमीशन पे किया, ब्रोकर ने कमीशन लिया हमसे, फिर कमीशन पे किया हमने, कोई लीगल कॉस्ट पे कर दी हमने, कोई सिक्योरिटी वगैरह अरेंज करने की, कोलैटरल की, इस तरह की बातें, यानी कि जो सिर्फ इस वजह से पड़ रही हैं हमें कॉस्ट कि हमने ये इन्वेस्टमेंट की है, इसको कहते हैं IFRS 9 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है जी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स होती हैं ये, दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, इश्यूएंस और डिस्पोजल ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या मतलब, इसकी वजह से। ठीक है। ऑफ दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, ये होगा जनाब एसिड्स के केस में, यानी कि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसने बोला, मैंने अभी आपको थीम पढ़ाना है, जब लायबिलिटी पढ़ा लूँगा तो फिर तीनों सामने रखूँगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, ये सब डेफिनेशन अभी हमने पढ़नी है। तो एक्वायर करेंगे अगर हम, तो फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं, और अगर हम इशू कर रहे हैं तो फिर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। और डिस्पोजल भी इनका हो सकता है, जो है नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है जी, बहरहाल डिस्पोजल भी हो सकता है फाइनेंशियल। एन इंक्रीमेंटल cost is one that would not have been incurred if entity had not acquired, issued or disposed the financial instrument। तो ये वाली जो बात थी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये काफ़ी थी, अगली बात को उसी की तफसील में लिखा गया। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, इंक्लूड क्या करें और एक्सक्लूड क्या करें, अब यहाँ पे आपको मार दे सकता है, 4-5 चीज़ें दे दे, कोई एक लेने, MCQs में भी आ सकता है, सवाल में भी आ सकता है। ठीक है।
तो क्या चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए? या फ़ी या कमीशन आपने पे किया किसको? एजेंट्स को, एडवाइज़र्स को, ब्रोकर्स को, डीलर्स को। गवर्नमेंट ने कोई लेवी, कोई टैक्स लगाया है, ठीक है, लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है, आपने शेयर इशू करने थे, आप SECP ने उसके ऊपर कोई फीस रखी हुई है, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। डिबेंचर्स इशू करने थे, खरीदने वाले तो कमीशन पे कर रहे हैं, इशू करने वाले भी कॉस्ट इनकर कर ही रहे होते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ शामिल करें। क्रेडिट असेसमेंट फ़ी, ये क्या होती है जी? क्रेडिट असेसमेंट फ़ी क्या है? हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो क्या करने लगे हैं? अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं। शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, क्या करने लगे हैं? अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। डर क्या होगा? ये पैसा डूब ना जाए। ख़ास तौर पे ये जो डेट वाले होते हैं, ठीक है, ये 5 साल के लिए पैसा दे रहे हैं, अब 5 साल बाद अगला बंदा ही बैंकरप्ट हो जाए तो हम तो हमारी डेट तो बैड नहीं हो जाएगा। बैंक कहे जी ये दिवालिया हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, तो आपके पैसे भी तो साथ ही डूबे, वो खुद भी डूबा, आपको भी ले डूबा, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपने यहाँ पे ये बाकायदा इदारे बने होते हैं क्रेडिट असेसमेंट के। तो क्रेडिट असेसमेंट के लिए जो एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट असेसमेंट एजेंसी से आपने जिस जगह आप करने जा रहे थे इन्वेस्टमेंट, उसकी बंदे की, ठीक है, जिसने इशू किया है शेयर्स या डिबेंचर्स, उसकी क्रेडिट असेसमेंट करवाई कि जी वो क्या सूरत हाल है उसकी, कैसे उसके हालात हैं, पैसे वापस करता है लोगों को कहीं नहीं करता, कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो वो प्रोफेशनल होते हैं जो फिर कुछ अपने वेरिएबल्स को सामने रखते हुए उसको एक रेटिंग देते हैं कि इसकी रेटिंग इतनी है। उसी बुनियाद पे तो अगला प्रीमियम चार्ज कर रहा है या पार पे इशू करेगा या इवन डिस्काउंट भी देना पड़ जाता है उनको, ठीक है। तो आपने क्रेडिट असेसमेंट अगर करवाई है, अगर आप सेलर हैं तो भी आप करवा, इशूअर हैं तब भी करा सकते हैं। आप क्रेडिट असेसमेंट अपनी करा के साथ छाप दें बेचने के लिए अपनी चीज़, तो आपकी कॉस्ट है। और अगर आप खरीदने गए क्रेडिट असेसमेंट करवाई है तो भी आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो क्रेडिट असेसमेंट फ़ीस है या रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह जो कॉस्ट भी, ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, ठीक है। अब वो कहता है एक्सपेंस या कैपिटलाइज या डिडक्ट, ये अभी नहीं समझ आएगी आपको, डिडक्टेड फ्रॉम, ठीक है। अभी आपको ये पता है अगर FET OCI या अमोर्टाइज कॉस्ट है तो इसको क्या करते होते हैं आप? कैपिटलाइज। और अगर FVTPL है तो क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करना है, डिपेंड करता है आप कौन से मॉडल पे चल रहे हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट में शामिल क्या करना है, जहन में रखिएगा, फीस या कमीशन वगैरह ब्रोकर को पे किया, या गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस लगाए हुए हैं, ट्रांसफ़र टैक्सेस हैं, कोई क्रेडिट असेसमेंट है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह, ये क्या हैं, ये इंक्लूडेड हों। लेकिन नहीं शामिल करना आपने फाइनेंस कॉस्ट को। आपको शेयर्स खरीदने थे, आपने उसके लिए बैंक से लोन ले लिया, उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट, शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, आपने एक लॉकर खुलवा लिया सिक्योर रखने के लिए उनको, कोई प्राइस बॉन्ड्स थे सिक्योर रखने के लिए, आपने उसको लॉकर खुलवा के बैंक में उसमें रखवा दिया। अब लॉकर के आपको चार्जेस पड़ेंगे, अब ये चार्जेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में नहीं आते, ये तो होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है। और इनकम टैक्स, आपकी इनकम पे टैक्स, जो PBT के ऊपर आपका वो कैलकुलेशन आइस्टॉल में करते थे, इनकम के ऊपर टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं तो आप उसको इधर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं कह सकते, इनकम टैक्स तो एक्सपेंस आउट ही होगा, ठीक है। तो ये सारे खर्चे जो हैं ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, ये पक्के एक्सपेंस होते हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपके मॉडल पर डिपेंड करती है कि एक्सपेंस होनी है या कैपिटलाइज होनी है, ठीक है, सही है। उसके बाद ये आपको मैंने फाइनेंशियल एसेट पढ़ा दिया हुआ है, ये अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 2 मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स 3 मॉडल्स, ठीक है जी। और ये सारी कहानी किसकी चल रही है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें तो FVTPL मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है, FET OCI में कैपिटलाइज। डिवेंचर्स में है तो मोटाइज कॉस्ट वाली FET OCI वाली कैपिटलाइज होती है और FVTPL वाली एक्सपेंस आउट, ठीक है। बस तीसरा अब ये रह गया, ठीक है, ये मैं आपको कल कराऊंगा जब, तो पढ़ लेंगे। चौथा क्या है जी? इक्विटी। ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा है, ठीक है। और ये बचपन में आ, ये FAR के अंदर आप पढ़ के आए हैं, आपको याद होगा स्टेटमेंट इक्विटी के चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ी जाती है कि, उम्मीद है याद होगा, वरना मैं बोल रहा हूँ याद आ जाएगा, नहीं पता तो पता लग जाएगा।
ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसी तरह से इक्विटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आपको इशूएंस पर कोई कॉस्ट पड़ी है तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फॉर इशूएंस ऑफ इक्विटी, तो वो भी हम P&L के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि उसको डायरेक्ट इक्विटी में हिट करते हैं। तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा पिछले पेपर में कि अगर इशूएंस शेयर्स इशू करने के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई है तो उसकी एंट्री करें, पहले देखें कोई शेयर प्रीमियम पड़ा है तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ना करें, शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट कर ले, और शेयर प्रीमियम नहीं है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट करें। तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की ट्रीटमेंट आपने पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है। डेबिट करें शेयर प्रीमियम अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, और अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर डेबिट किसको कर दें, रिटेन्ड अर्निंग्स को। लेकिन ये आपका पुराना टॉपिक है, ये आप बचपन में पढ़ के आए हुए हैं, ये इस IFRS 9 का हिस्सा नहीं है, पर यहाँ पर चूँकि हमने शेयर इशू तो नहीं किए पर ख़रीदने तो जा रहे हैं तो फिर इसलिए साथ ही डिस्कशन भी हुई पड़ी है, ठीक है, सही है। हाँ, अगर आप शेयर्स खरीदने जाएंगे, ये इक्विटी क्या है, आप किसी के शेयर्स खरीदें तो वो आपकी इक्विटी नहीं होती, जिसने शेयर इशू किया वो उसकी इक्विटी होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसलिए कंफ्यूज ना होना। शेयर्स इशू करें तो ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। शेयर्स आपने किसी के इशूड शेयर्स खरीदे हैं, ये फाइनेंशियल एसेट है। किसी के इशूड डिबेंचर्स खरीदे हैं, फाइनेंशियल एसेट है। आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। आपने शेयर इशू किए हैं, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एसेट, दिस इज नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी, दिस इज इक्विटी। और इक्विटी IFRS 9, इक्विटी आप खरीदते तो हैं पर इशूअर अगर आप हैं तो वो IFRS 9 का सब्जेक्ट नहीं है, ओके। हाँ, अब मैं कह रहा था ज़रा पास पेपर पे नज़र मारें, कुछ पास पेपर हम कर सकते हैं लेकिन बड़े मज़े के पास पेपर्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पास पेपर 1 दिखाऊं, एक सवाल तो होमवर्क में ले लें। क्या कहता है जी, ऑन यकम जुलाई 18 जिप्सम, पेज नंबर बता दूं, पेज 81। ऑन यकम जुलाई 18 जिप्सम लिमिटेड परचेज 5000 डिबेंचर्स इशूड बाय आयरन लिमिटेड एट पार वैल्यू ऑफ 100 ईच। 5000 डिबेंचर्स खरीदे हैं जिप्सम ने, जर्नल एंट्रीज करनी है इफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, ठीक है। तो परचेज किए हैं जिप्सम ने, कितने परचेज किए हैं, कितने 5000 डिबेंचर। तो परचेज किए हैं तो ये क्या है, फाइनेंशियल एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, ठीक है। इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आयरन ने इशू किए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर से रिलेट कर रही है, कितनी 24,000। अब ये 5000 डिबेंचर्स हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकट्ठी गिवन है। ये भी पर डिबेंचर गिवन हो सकती है सवालों में, पर यहाँ पर इकट्ठी गिवन है। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 11% पर एनम एनुअली ऑन 30 जून। ऑन यकम जुलाई 18 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वॉज वर्कड आउट एट वेयर एज मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर डिबेंचर्स इज। तो ये तो हमने मार्केट रेट का तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये करना है कुछ, मार्केट रेट का कुछ करते होते हैं, हमें इफेक्टिव रेट चाहिए और कूपन रेट चाहिए, ठीक है। एज ऑन 30 जून डिबेंचर्स वर कोटेड एट 96 ईच, फेयर वैल्यू भी गिवन है। कहता है जर्नल एंट्रीज कर दो इफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज सब्सिक्वेंटली प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर इफ द इन्वेस्टमेंट डिबेंचर इज सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू ले। तो फिर ये तो आसान वाला केस उसने दे दिया, एक उसने आपसे अमोर्टाइजेशन की वर्किंग करवानी है और एक तो ये चले आज ना दिल करे तो बेशक कल कर लीजिएगा, ये मेरा दिल नहीं कर रहा कराने का, बहुत आसान है तो टाइम ज़ाया हो जाएगा फिर, ठीक है। मैं अगले 2 सवाल ज़रा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 25/12 का होमवर्क नंबर 8 हो गया माजरत के साथ, तो वहाँ से एक सवाल कम भी कर सकते हैं या ये बाद में भी कर सकते हैं। मैं आपको ये सवाल कराना चाह रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा चेक करिएगा। ऐसा भी करता है 7 नंबर के लिए, ऐसा भी करता है, कहता है प्रिपेयर कर दो करेक्टेड समरी इन द बत्ती ऑफ IFRS। क्या जी, क्या करेक्शन करनी है, क्या करेक्टेड समरी। कहता है बिलाल हैज़ रिसेंट, ये आप हैं बिलाल, आप हैं, बिलाल हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन, अभी अभी आप आए, ठीक है, शौकियाँ आपको चढ़ी हुई हैं और आपने फटाफट प्रिपेयर की है एक समरी
of classification and measurement requirements of financial assets, which will help Bilal in handling transactions related to financial asset. He has requested you to review the following summary. अब जरा इसको पढ़ें, दिमाग में बात आती है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये उसने अपने लिए समरी बनाई है, ठीक है। किसके लिए समरी बनाई है? समरी बनाई है उसने फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। अच्छा, अब करेक्टेड समरी कह रहा है प्रिपेयर करो, तो मैं तो यहीं पे करेक्ट करूंगा, आपने इसको प्रिपेयर करना होगा पर्चे के अंदर अगर आ जाए तो, ठीक है। देखिए जी, वो कहता है अमोर्टाइज कॉस्ट है, बिजनेस मॉडल क्या है? होल्ड टू कलेक्ट, लेकिन एंड सेल तो नहीं है। अमोर्टाइज कॉस्ट हो तो बिजनेस मॉडल क्या होता है? होल्ड करना टिल मैच्योरिटी, टू कलेक्ट कंट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। सेल नहीं करते अमोर्टाइज कॉस्ट में। अच्छा, कैश फ्लोज सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सही कह रहा है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में डेट सिक्योरिटी भी आती है एंड इक्विटी भी आती है ना। अभी अभी तो पढ़ाया आपको कि शेयर्स में अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल नहीं लग सकता क्योंकि शेयर्स कैश फ्लो टेस्ट पास। अच्छा, वो कह रहा है फाइनेंशियल एसेट्स की समरी है। फाइनेंशियल एसेट्स दो तरह के होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। तो डेट सिक्योरिटीज अमोर्टाइज कॉस्ट में आ सकती हैं। फिर इनिशियल मेजरमेंट होती है जी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ऐसे ही है ना। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है अमोर्टाइज कॉस्ट पे। इसका मतलब पहले कॉलम में तो बस ये दो गलतियां आई। जियो जियो जियो, कौन सा सवाल चल रहा है जी? 2। ये देखिए, ये होल्ड टू कलेक्ट, सही कर दिया, ठीक है। फिर सोलली पेमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये सही है। कैटेगरीज सिर्फ डेट सिक्योरिटी, इक्विटी नहीं है। फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट, बाकी ठीक था। तो दो ही गलतियां थी, हमने सही कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो एफईटी ओसीआई मॉडल का क्या काम होता है? होल्ड टू कलेक्ट? नहीं, इसमें तो कलेक्ट भी होता है और मे सेल भी होता है इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइजेस, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर कैश फ्लोज की कोई कंडीशन नहीं है तो सही। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो फिर तो चले आप एफईटी ओसीआई की तरफ नहीं आते, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है तो कैश फ्लो टेस्ट पास होगा, कैश फ्लो वाली रिक्वायरमेंट है, टेस्ट पास होगा, तो फिर अगली बात आपने होल्ड करना है और मे सेल कर सकते हैं, तो इसको रख लें। अब आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, ठीक है। तो कंडीशन तो है जी, सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट,
अच्छा, उसके बाद फेयर वैल्यू थ्रू OCI में डेट सिक्योरिटीज आती हैं एंड इक्विटी सिक्योरिटीज भी आती हैं, डेट एंड इक्विटी दोनों ही आते हैं। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होती है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पर होती है, फेयर वैल्यू पर होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, फेयर वैल्यू पर होती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। और फेयर वैल्यू कहाँ जाती है वो बात तो उसने यहाँ लिखी नहीं, OCI में जाती है। ठीक है, अब देखें जी, होल्ड टू कलेक्ट और मे सेल लिख दिया हमने, फिर सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, फिर डेट एंड इक्विटी, फिर फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट और एंड पे फेयर वैल्यू। तो ये सही वाली मैं वहीं बनाता जा रहा हूँ। बात समझ आई? अब 7 नंबर का सवाल है, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर पढ़ा हुआ हो तो फिर मुश्किल नहीं। तो ये काम वो करता है ICAP तकरीबन। अब फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपके डिस्क्लोजर्स हैं अभी भी, ठीक है, कंपनीज अकाउंट वाले डिस्क्लोजर बना के दे देगा, कहेगा गलतियाँ निकालो, लिस्ट डाउन द एरर्स। पढ़ा होगा तो गलतियाँ निकालोगे ना, ठीक है। तीसरा क्या है जी, FETPL मॉडल शेयर्स के अंदर लगाना है तो होल्ड टू सेल, ठीक है ये, और कैश फ्लो की कंडीशन नो कंडीशन। कैटेगरीज इक्विटी सिक्योरिटीज भी हैं और डेट भी हैं बेटा। अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले कल ही तो पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स FETPL मॉडल में आया था नहीं आया था? और बोलो दिखाऊं जाके, ये अभी जो हमने कहा था इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, परचेज प्राइस पे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी और ईयर एंड का गेन लॉस PNL में जाएगा और कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू वाला डिविडेंड PNL में जाएगा, इंटरेस्ट PNL में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम क्या होगी, कूपन रेट वाली, ठीक है। तो इक्विटी सिक्योरिटीज एंड डेट सिक्योरिटीज, यानी आप दोबारा बना रहे हो तो आप यूँ लिखेंगे इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज, सीधा हो जाएगा, ठीक है। इन क्या नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स अभी टेबल पढ़ा था, मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको। उसमें लिखा हुआ था अगर कैश फ्लो टेस्ट पास होता है तो फिर मॉडल, कैश फ्लो टेस्ट पास होता है तो फिर मॉडल, इंटेंशन है होल्ड टिल मैच्योरिटी अमोर्टाइज कॉस्ट, इंटेंशन है होल्ड में सेल तो FETOCA। लेकिन उसमें भी कान में पूछा था FETPL पसंद करते हो तो FETPL में चले जाओ, इररिवोकेबल इलेक्शन, याद आया। और तीसरा क्या था, होल्ड किया हुआ है फॉर ट्रेडिंग तो फिर FETPL ही था। लेकिन सबसे ऊपर वाला तीर याद करो, अगर कैश फ्लो टेस्ट फेल भी हो जाए तो भी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स FETPL मॉडल में ही फॉल कर जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है जी, फेयर वैल्यू पे, परचेज प्राइस पे होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड नहीं करते। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो फेयर वैल्यू पर ही होती है। तो होल्ड टू सेल नो कंडीशन, डेट एंड इक्विटी, फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, ठीक है जी। अब ये सवाल मेरा दिल था होमवर्क दूंगा लेकिन फिर मैंने नहीं दिया, फिर मैंने कहा आप लोग नाराज़ हो रहे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इसीलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी इसीलिए होल्ड कर लिया, चलो ये कर लें, ठीक है। आए जी आगे आए, एक और सवाल देखते हैं। अच्छा, अब तीसरा सवाल मैं ज़रूर कराता अगर हमने डिबेंचर्स इशू करना आज सीख लिए होते, तो ये कल आपका होमवर्क होगा इंशाल्लाह पहले, और फिर करवाना पड़ा तो मैं अगले दिन कराऊंगा, ठीक है। क्या किया जी, जनरल लिमिटेड ने इशू किए हैं डिबेंचर्स, लेकिन अगली बात भी है, आधा हम कर सकते हैं, खुशी लिमिटेड ने उनमें से कुछ परचेज कर लिए। अब सवाल है 7 नंबर का और उसने कहा जनरल एंट्रीज करो जन्नत और खुशी दोनों की किताबों में। अब जन्नत की किताबों के अंदर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होनी वो पढ़ी नहीं, और खुशी किताबों में ये फाइनेंशियल एसेट है वो पढ़ लिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलो इकट्ठे ही कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इस 3 को छोड़ रहा हूँ, 4 करा रहा हूँ, क्योंकि 4 में क्या है, परचेज्ड। लेकिन मज़े के सवाल है, देखो आगे सही असल में मज़ा शुरू होना है। ये जब मैं आपको इशूड वाला सिखा लूँगा तो ये अगले सवाल होने। तो क्या करो जी, रिक्वायर्ड करेक्शंस के बाद रिवाइज्ड अमाउंट्स निकालो, करेक्शन ऑफ एरर कराइए। फिर उसके बाद जिंक लिमिटेड जर्नल एंट्रीज भी मांग ली, कभी कभी ऐसा भी करता है। तो क्या किया जी, ZL ने परचेज किए और फिर इशू किए। तो इशू कल सिखाऊंगा तो 2 सवाल आपके होमवर्क में जाएंगे, पास पेपर 2 और पास पेपर 6, ये सीधे वाले जिनमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ये काम कल पक्का हो जाएगा
तो फिर परसों इसकी बाकियात समेटेंगे इंशाल्लाह, जिसमें करेक्शन वाले सवाल भी करेंगे, गलती हो जाए तो क्या होना है। और यहीं पे मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, अल्लाह आपका भला करे। जो मैंने आपको बोला था, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो चाहे आपने 50% से ज़्यादा खरीदे हुए हैं, चाहे आपने 20% से ज़्यादा भी खरीदे हुए हैं, तो आप उन शेयर्स को चाहें तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, FVTPL FVTOCI में भी रख सकते हैं और इक्विटी में भी रख सकते हैं। वो वाला सवाल भी एक कराना है। यही इस तरह की तो गलतियाँ उसने कराई हुई हैं। जैसे यहाँ पर उसने क्या बोला, DL ने क्लासीफाई कर लिए इन्वेस्टमेंट इन JL एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ले, तो ये तो एसोसिएट में जा ही नहीं सकती थी। अब सेपरेट के अंदर ये गलती कर दी उसने कि इक्विटी, तो पहले सिखाऊंगा कि सेपरेट में लगती कैसे, फिर यहाँ पे हम आएंगे तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसमें तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं था। तो इसका मतलब उसने जो किया वो गलत किया। तो गलत का पता होगा तो सही करेंगे ना, ओरिजिनल करेंगे, जो उसने किया रॉन्ग वो करेंगे और फिर करेक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इशुएंस को नहीं पढ़ा हुआ, मसला ये, ठीक है। तो ये इस तरह से चलना है काम। उससे अगला सवाल देखें तो करेक्टिंग एंट्रीज फिर मांग रहा है। अब इसमें भी वो यही सेम बात कर रहा है। HL ने क्लासीफाई कर लिया इन्वेस्टमेंट इन FL को एज इन्वेस्टमेंट एसोसिएट एंड हैज़ अप्लाइड इक्विटी मेथड डिस्पाइट हैविंग नो सिग्निफिकेंट। ऐसा लगता है ऊपर वाला सवाल इधर कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये इसलिए अब कल मैं कराऊंगा इंशाल्लाह आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप कौन कौन से मॉडल्स लगा सकते हैं अगर आपकी शेयर होल्डिंग 20% से ऊपर है, चाहे वो फिर 50% से भी ऊपर हो, ठीक है, या 50 से नीचे, 20 से ऊपर है तो यानी वो आपकी एसोसिएट है या सब्सिडरी है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको कहा था, लिखा था ना उस दिन, आप सेपरेट में कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट पे भी रख सकते हैं इसको, FVTPL FVTOCI में भी इस इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको इक्विटी मेथड। अब ये पहले सिखाऊंगा, फिर उसने 20% से ऊपर हो फिर तो इक्विटी मेथड लगता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है ना, उसके बगैर उसने ये काम कर दिया है। तो इसका मतलब 20 से नीचे हो तो फिर ऑप्शन कोई नहीं, फिर तो FVTPL ही है। तो 20 से नीचे वाले को उसने एसोसिएट बना के इक्विटी मेथड कर दी तो गलत है। तो पहले ओरिजिनल पता होगा, फिर गलत जो किया वो पता होगा तो उल्टाएंगे और फिर करेक्शन कर रहे होंगे। एक जैसे सवाल है, इनमें से एक कराऊंगा, एक आप कर रहे होंगे। और तो और फिर उसने रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मांग लिए। क्या कह रहा है जी, परचेज की हैं बॉन्ड्स और फिर परचेज किए हैं, कर सकते हैं ये, पर अभी नहीं करेंगे, वजन बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, एक अटैम्प्ट में उसने ये काम भी कर लिया था, ठीक है। कंप्यूट करें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर पॉसिबल क्लासिफिकेशंस, ठीक है, किस लिए जी, इन्वेस्टमेंट इन FL's शेयर्स। ये छोटा सा अगर होमवर्क दे दूं तो कोई मसला है, चलो अभी ना लो, अभी ना लो, अभी ना लो, सितंबर के अंदर ये दोनों सवाल आए हुए, ठीक है। यूजिंग सेम डेटा अबव वाला क्या कर लो जी, अज्यूम करो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये वो सारी बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ कि आपको कल सिखाना है, सेपरेट के अंदर क्या करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी सिखाने के बाद ये दो चीज़ें सीख लेंगे, बहुत सारे सवाल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जल्दी से आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सवाल देखें कितना मजे का है। कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इन अदब ऑफ ईच ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट्स, दोनों ही परचेज की हैं, डिस्कस, हमने एंट्रियां सीखी थी, डिस्कशन मांग ली तुमने, डिस्कस पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल टू RL, ठीक है। ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट एट विच दीज इन्वेस्टमेंट्स वुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड अंडर। बस ये सवाल करके ब्रेक करते हैं, ठीक है, जरा जाग के बैठो, 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है RL परचेज्ड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, ठीक है, ऑफ खुलास लिमिटेड एट फेयर वैल्यू ऑफ 23 पर शेयर। तो 1 × 23 कर देंगे ना, ठीक है, 23 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है। RL ऑल्सो इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 0.5 million. RL considers this investment as a strategic equity investment and not held for trading. अब अगर ऐसा है, ये स्ट्रेटेजिक इनकी इक्विटी है और इन्होंने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ, बल्कि इसको पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए रख लेते हैं ना कि ये पक्का रखेंगे, ठीक है। तो फिर मुझे बताइए इनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं जी, है कोई ऑप्शन? नहीं, एक ही ऑप्शन है, FVTOCI, है ना? नहीं, याद आया कुछ? क्या कहा था उसने? उसने कहा था जी कि अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा हुआ है तब भी स्टैंडर्ड पूछता है क्या इररिवोकेबली इलेक्ट करते हो थ्रू OCI। अगर आप इनिशियल रिकग्निशन का वो डेजिनेट कर देते हो इसको FVTOCI से रूट कराना, तो फिर ये OCI FVTOCI लगेगा, वरना
अब यहाँ पर ना थ्योरेटिकल सवाल है, उसने आपसे डिस्कशन मांग ली है कि जो ऑप्शन है मुझे बता दो। यहाँ पे तो उसने नहीं बताया कि वो उसने इलेक्ट क्या किया है, इनिशियल रिकग्निशन के दिन उसने इसको इररिवोकेबली डेजिग्नेट किया या नहीं किया, ये उसने नहीं बताया, क्योंकि उसने क्या मांगा है, ऑप्शन। तो अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है और शेयर्स रखे भी हुए हैं लॉन्ग टर्म पर, तब भी दो ऑप्शंस थे, ठीक है। ऑप्शन 1 एफवी टीपीएल मॉडल पे रहो, और ऑप्शन 2 क्या है जी, एफईटी ओसीआई पे चले जाओ। अब साथ ही उसने क्या बोला है जी, डिस्कस करो ऑप्शन। अब ये अंग्रेजी में थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है, इज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हाउएवर इफ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर initially these are designated at initial recognition through FVT OCI, then these will be classified as FVT OCI, otherwise these will be classified as FVTPL, ठीक है। ये उसको पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शन बताया, उसने आगे ये नहीं पूछा कि होना क्या है, इसलिए बस ये बताना है ये मॉडल भी लग सकता है, ये भी। क्यों, डेजिग्नेट कर ले इनिशियल रिकग्निशन के वक्त तो FVT OCI, नहीं करेगा तो फिर भी FVTPL, ठीक है। ये कहने के बाद अगली बात उसने क्या बोली थी, ऑल्सो कंप्यूट अमाउंट एट विच दीज इन्वेस्टमेंट वुड इनिशियली बी मेजर। तो क्या जी, इनिशियल मेजरमेंट। तो अगर FVTPL मॉडल हो तो क्या करते हैं जी, इनिशियल मेजरमेंट किस पे करते हैं, परचेज प्राइस क्या है जी, 1 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, इनटू हर शेयर कितने का है, 23 का, ये कोने में नजर भी आ रहा है, ठीक है, 23 का। तो आंसर क्या आ गया जी, अब ये क्या है जी, इनिशियल मेजरमेंट, ये भी उसने पूछा था। तो ये ऐसे निकाल दें, निकाल के आप जो है वो लिख दें, या ऐसे वर्किंग मेरी तरह कर दें, कोई मसला नहीं। इनिशियल मेजरमेंट किस पर होगी जी, कितने मिलियन डॉलर्स, रुपीज़, ठीक है जी, रुपीज़ 23 मिलियन इनिशियल मेजरमेंट होगी। अच्छा, और अगर FVT OCI पे हैं तो फिर इसी तरह से 1 मिलियन शेयर्स आपने ख़रीदे हैं, और हर शेयर कितने का, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, सवाल ने बोला था 0.5 मिलियन, तो ये क्या हो जाएगी जी, ऐड हो जाएगी इसमें। तो इनिशियल मेजरमेंट फिर किस पर हो जाएगी जी, 23.5 पे। तो ये ध्यान से पूरी रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है, आता होता है आपको, फिर भी ऐसे नंबर लूज कराते हैं, अगली बात नहीं करके आए होंगे जो 23.5, ठीक है। अच्छा, चलें आगे। अब ये अंग्रेजी लिख के यूं बतानी है आपने, ठीक है ना, कि the investment in Kholas Limited is considered as a strategic investment and is not held for trading. However, if it is initially designated, it is at initial recognition, it is designated as measured through FVT OCI, then FVT OCI model will apply, and if it is not designated so, then FVTPL model will apply, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इसके लिखेंगे क्या, the initial measurement will be at 23 million for, ब्रैकेट में लिख दोगे ना ये वर्किंग, 23 मिलियन ब्रैकेट में ये फॉर FVTPL मॉडल, एंड 23.5 मिलियन ब्रैकेट में ये वर्किंग करके फॉर FVT OCI। इस तरह से करके डिस्कशन हो गई। 8 नंबर का सवाल है, 4 नंबर इसके थे, ठीक है। आगे बढ़े, हमारी अटेम्प्ट में नहीं आएगा, सोच रहे होते हैं, अब जैसा गुमान है तो वैसे ही फैसला होता है ना फिर जी। नेक्स्ट, RL ऑल्सो परचेज 1 मिलियन बॉन्ड्स ऑफ बरी लिमिटेड, जिनकी फेस वैल्यू कितनी है 100, लेकिन ये कितने पर खरीदे हैं 95 पे। तो फेस वैल्यू होती रहे 100, हमें तो परचेज प्राइस चाहिए होती है, ठीक है। फिर कहता है दीज, अच्छा ये बॉन्ड्स हैं, सॉरी ये तो क्या है, बॉन्ड्स हैं। दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन 5 years टाइम। RL also incurred transaction cost of 0.8 million. RL intend to hold the bonds till maturity in order to collect, अब ये क्या है, hold till maturity, तो फिर होल्ड करना है इन्होंने, होल्ड 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 टिल मेच्योरिटी, होल्ड टिल मेच्योरिटी, तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है जी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है जी, द ओनली ऑप्शन इज अमोर्टाइज कॉस्ट, एम आई राइट? नहीं, ज़्या को याद रखो, उसके कान में पूछा था FVT, तुम मोबाइल देख लो, FVTPL पसंद करते हो, FVTPL इसलिए मैंने किसने कहा था, नहीं मैंने कहा हाँ कहो, क्योंकि मैंने ये याद कराना था आपको कि अमोर्टाइज कॉस्ट तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है होल्ड टिल मैच्योरिटी की, लेकिन अगर इनिशियल रिकग्निशन पे हम
डेजिग्नेट कर रहे हैं इररिवोकेबली इसको थ्रू FETPL तो हम कर सकते हैं। जैसे शेयर्स में डिफॉल्ट कैटेगरी FETPL थी और इररिवोकेबल इलेक्शन था FETOCI, डिबेंचर्स के होल्ड टिल मैच्योरिटी में डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, चुप हो तो जो करते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट, लेकिन ऑप्शन क्या है, इनिशियल रिकग्निशन पे उसको इररिवोकेबली इलेक्ट करके FETPL पे ले जाएं तो आप लेके जा सकते हैं। अगर FETPL पे ले गए तो फिर याशी है, फिर कोई अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रांसलेशन कॉस्ट एक्सपेंस आउट, बस अल्लाह लाते खैर सल्ला। हाँ बोलो, सवाल क्या? डेट है, वो तो जब उन्होंने बॉन्ड कह दिया तो हो गया ना पास, ठीक है। बॉन्ड जब उन्होंने 1 मिलियन बॉन्ड्स खरीदे हैं जिनकी फेस वैल्यू 100 है, ठीक है, और ये रिडीमेबल है 5 साल में, और इनके ऊपर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। अब उसको होल्ड करना है टिल मैच्योरिटी, उसने बताया नहीं है कि कोई ऐसा टेस्ट पास नहीं हो रहा, तो हम खामखा उस तरफ क्यों जाएंगे? बॉन्ड्स, TFCs, लोन नोट्स के ऊपर टर्म ये कैश फ्लो टेस्ट पास होता ही होता है, नहीं होगा तो वो बताएगा, नॉर्मल चीज़ है ना। बॉन्ड है क्या, दुनिया में जितने बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, उनके ऊपर आपको रिडेम्पशन वैल्यू स्पेसिफाइड डेट पे मिलनी है और उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से कूपन रेट मिलना है। जिस सवाल में भी है, बॉन्ड सारी दुनिया के अंदर ऐसे हैं। हाँ, रेट नहीं दिया हुआ तो 0% कूपन बॉन्ड वाला एक सवाल याद आया, वो भी नहीं किया। वो 0% कूपन वाला भी तो था, उसमें क्या है, खरीदते हुए सस्ता खरीदा, वापसी करते महंगा मिल जाएगा, यहाँ से कमाएंगे, कमा लेते हैं फिर भी, असल में तो रिडेम्पशन वैल्यू होती है। बहरहाल सवाल में क्या लिखा उसने, बॉन्ड, सारी दुनिया में जैसे बॉन्ड्स, TFCs, लोन नोट्स चल रहे हैं, ये वैसे ही है। कोई एक्सेप्शन होती कि कैश फ्लो टेस्ट पास नहीं हो रहा तो वो खुद बताएगा आपको, टेस्ट करना चाहेगा तो, ठीक है। वरना जो बॉन्ड के, जिसका नाम बॉन्ड रखा है हमने, जेम्स बॉन्ड नहीं है ये, उसने टेस्ट पास किया तो उसको हमने ये बॉन्ड या TFC कहा, ठीक है। अगर कोई अबनॉर्मेलिटी होगी सवाल बताएगा, कॉन्सेप्ट वही है, कैश फ्लो टेस्ट पास होगा तो अगले मॉडल्स की तरफ आना, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट पास नहीं होता, वो एग्जांपल भी तो मैंने दी थी आपको कि जी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मिलने हैं, सोनली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं, बल्कि साथ ही चेंजेस इन ऑयल प्राइसेस के साथ भी लिंक कर दिया उन्होंने। तो हमने फिर क्या कहा था, नहीं ये कैश फ्लो टेस्ट पास नहीं कर रहा। एक्सेप्शन जब भी होगी, जब भी एबनॉर्मेलिटी होगी, वो खुद बताएगा, ओके। अच्छा जी, तो ऑप्शंस क्या हैं जी? नंबर 1, इसको किस पे रख लें, एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रख लें। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखना है तो आप यूँ लिखेंगे ना, ठीक है, कि द डिबेंचर्स आर हेल्ड टिल मैच्योरिटी टू अर्न कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, टू अर्न कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, लिख तो रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ही होते हैं। अगर कोई नॉर्मल होता तो खुद बताता। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होते क्या है ये हमें पता है, वो क्या है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट 0% भी हो, प्रिंसिपल तो फिर भी रिसीव होना, उसने खुद लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। तो ये होल्ड करने, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करने के लिए इसको होल्ड किया है। तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्यों रख रहे हैं, हम कहेंगे कि डिबेंचर्स आर हेल्ड टिल मैच्योरिटी टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, देयरफॉर these shall be recorded at, this shall be initially measured at, या these shall be measured using amortized cost model, ठीक है। However, if, अब दूसरी बात, however, if these are initially designated, irrevocably designated through FETPL, then this model can also be used. अगली बात, amortized cost पर initial measurement किस पे होती है जी, परचेज प्राइस। तो 1 मिलियन डिबेंचर्स हैं, नो इशू। हर डिबेंचर कितने का खरीदा, 90, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होंगी कितनी, 0.8 मिलियन। तो ये क्या आंसर आ गया जी, 95.8 मिलियन। और अगर आपने इररिवोकेबली इसको इलेक्ट कर लिया है इनिशियल रिकग्निशन के वक्त FETPL मॉडल में, तो FETPL मॉडल तो सारे के सारे ही ऐसे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनमें क्या हुआ करती है, एक्सपेंस आउट, तो इनटू 95, बस ये 95 मिलियन रुपीज, ठीक है, सही है। पास पेपर नंबर 4 हो गया। तो काफ़ी सफ़र आपका तय हो चुका। बस मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी से ज़रा पीछे हट गया, या तो ये सवाल आप होमवर्क में लेने पे तैयार होते, छोटे छोटे सवाल दिए हैं लेकिन आपने रोला डाल दिया, तो मैंने कहा चलो अच्छा है ये ज़रा हो जाए पक्का, तो कोई नहीं, कल फाइनेंशियल लायबिलिटी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद, वैसे पता कोई नहीं, ब्रेक तो बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी शुरू कर रहे बैठी है सी, लेकिन डिपेंड करता है, अभी फ़िलहाल ब्रेक करते हैं, ठीक है। करो पार्ट 1 क्लोज।
साथ